बेटा आज एक चैप्टर है क्लास 11th, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दे रहे हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, ग्रुप में या सब ग्रुप में, उसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे। मतलब क्या है? मतलब ये कि देखिए इस अर्थ के ऊपर टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। अब इतनी सारी स्पीशीज को इंडिविजुअली स्टडी कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं। मतलब एक ग्रुप में उन ऑर्गेनिज्म को रख देते हैं जिनकी सिमिलैरिटीज आपस में मिलती जुलती है। तो अगर हम लोग उस ग्रुप के एक इंडिविजुअल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन रखते हैं तो इसका मतलब है उस ग्रुप के अदर इंडिविजुअल की समहाउ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक रूम है जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वो रूम में काफी मैश क्रिएट हो रखा है, वो बुक्स पर्टिकुलरली अरेंज नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप अपनी केमिस्ट्री की किताब निकाल के लाइए उसमें से, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में। लेकिन अगर आप वहां पे एक पर्टिकुलर रैक लगा के उन बुक्स को अरेंज करते सीक्वेंस में और ऊपर स्लिप लगा देते कि भाई यहाँ पे फिजिक्स की किताबें हैं उनकी रेफरेंस, यहाँ पे बायोलॉजी की किताबें उनकी रेफरेंस, यहाँ पे मैथ या फिर यहाँ पे जो है केमिस्ट्री की किताबें, तो आपको अगर कोई एकदम ढूंढना है, सपोज करो आपको इंग्लिश की बुक चाहिए, तो आप जाएंगे, अच्छा इंग्लिश की बुक मैंने यहाँ पे रखी हुई है, निकाल ली। तो आपने क्या किया, वहां पे बुक्स को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। मतलब आपने सब्जेक्ट के बेसिस पे बुक्स को क्लासिफाई करके उस रैक में अरेंज कर दिया है, और जिससे आपकी जो उसको ढूंढने में जो प्रोसेस था उसमें ईज हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे पर्टिकुलर ग्रुप्स में ऑन द बेसिस कि वहां पे उनके बीच में क्या क्या मींस सिमिलैरिटीज हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन की शुरुआत कब से हुई, वहां से हमें बात करनी है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन पहली बार एरिस्टोटल ने दिया था 350 बीसीज में। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल मतलब मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर्स, उनके बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब एक में सारे प्लांट्स को रख दिया और एक में सारे एनिमल्स को रख दिया। प्लांट्स में भी उन्होंने क्या किया, प्लांट्स में उन्होंने तीन कैटेगरी बांट दी। एक को बोल दिया हर्ब, दूसरे को बोल दिया श्रब, तीसरे को बोल दिया ट्रीज। और इसी तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। मतलब एक ग्रुप बांट दिया जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट थी, दूसरा ग्रुप बांट दिया जिसके पास आरबीसी नहीं थी। तो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, इस चीज को मींस क्लासिफिकेशन करना या किसी चीज को नॉमेनक्लेट करना या किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, मतलब चीज मतलब ऑर्गेनिज्म, तो एक ब्रांच है बायो की, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, जो डील करती है इन सारे प्रोसेस से। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम कहते हैं कैरोलस लिनियस को। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि वी विल क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities. On the basis of similarities and dissimilarities. एक ब्रांच है साइंस की जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी का मतलब है इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of organism.
एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब टैक्सोनॉमी को हम लोग अगर बोले तो एक लैटिन वर्ड है इसको बोलने के लिए, इसे हम लोग सिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब है कि हम लोग सिस्टमैटिकली प्लेस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को इनटू पर्टिकुलर क्लास या एक ग्रुप के अंदर, तो इसे सिस्टमैटिक कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम बोलते हैं कैरोलस लीनियस को, कैरोलस लीनियस। अब लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है। रीजन आपको पता चलेगा जब हम लोग अभी धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों कहा जाता है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने जिस क्लासिफिकेशन को दिया था, उस क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जिसको एरिस्टोटल ने दिया था, इसका मेन बेसिस क्या था? यहां पे इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन बेसिस ऑफ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो ये एक तरीके से आप मानिए कि एक सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन था। मतलब इन्होंने एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख लिए, उस बेसिस पे उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। अब बात यह है कि इन्होंने क्लासिफाई किस तरीके से किया था। तो इन्होंने यहां पे दो ग्रुप्स बांटे। एक ग्रुप के अंदर सारे प्लांट्स को रख दिया और एक ग्रुप में सारे एनिमल्स को रख दिया। प्लांट्स को इन्होंने तीन कैटेगरी में बांट दिया। एक को बोल दिया हर्ब, दूसरे को बोल दिया श्रब्स और तीसरे को बोल दिया ट्रीज। और एनिमल्स को इन्होंने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। एक वो जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट थी, दूसरे वो जिनके पास आरबीसी नहीं थी। जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन की कुछ डिमेरिट्स थी। डिमेरिट्स ये थी कि जो ये क्लासिफिकेशन था ये सुपरफिशियल था। इन्होंने जो क्लासिफाई किया था केवल एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफाई कर दिया था। और जो ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म रखे थे एक साथ, उनके बीच में कोई भी नेचुरल रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। और दूसरी बात ये कि वहां पे कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी नहीं थी उन ऑर्गेनिज्म के बीच में जो एक साथ क्लासिफाई किए गए थे। इसके अलावा यहां पे जो अनरिलेटेड एनिमल्स थे उनको एक साथ क्लासिफाई कर दिया गया था। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे एक्वेटिक हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट में आपका जैसे सी की बात करूं, मरीन हैबिटेट की बात करूं, वहां पे जो आपकी एक मैमल है दैट इज व्हेल, वो भी रह रही है, और जो नॉर्मल अदर फिशेस हैं और अदर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो भी रह रहे हैं। तो क्या ये सही होगा कि एक मैमल जो उनके साथ रह रहा है उसको ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट उनके साथ ग्रुपिंग कर दी जाए? तो ये जो ग्रुपिंग है ये काफी गलत थी, क्योंकि अनरिलेटेड एनिमल्स थे, वो फिशेस थी, ये मैमल था, दोनों के बीच में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो इन्होंने क्या किया था, वहां पे उनको एक साथ क्लासिफाई कर दिया था। और उसके अलावा जो हमारे जो एक में तो क्या किया इन्होंने, अनरिलेटेड एनिमल्स को एक साथ रख दिया, और जो रिलेटेड एनिमल्स थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिटेट और उसके अलावा उनके नॉर्मल हैबिटेट के बेसिस पे, एक फूड हैबिट और नॉर्मल हैबिटेट के बेसिस पे उन्होंने उनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, मतलब अलग ग्रुप्स में रख दिया। तो ये कुछ डिमेरिट्स थी किसकी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसको दिया था किसने, एरिस्टोटल ने।
अब ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल ने पहली बार ही दिया था, एरिस्टोटल के बाद हिप्पोक्रेट्स भी आए थे। हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया था, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उन्होंने भी क्लासिफाई किया था प्लांट्स को, लेकिन उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मतलब उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के ऊपर एम्फेसाइज करके क्लासिफाई किया। इसके अलावा एरिस्टोटल ने फिर से क्लासिफाई किया था अपने एक स्टूडेंट दैट इज नोन एज थियोफरास्टस। एरिस्टोटल को तो हम कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी और थियोफरास्टस को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। इनके साथ मिलके इन्होंने फिर से क्लासिफाई किया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया था। उसके बाद जॉन रे आए, जॉन रे ने एक स्पीशीज नाम का टर्म कॉइन किया, फिर कैरोलस लिनियस सब आए। धीरे धीरे अभी देखते हैं क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं पहले डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ या डीमेरिट्स की बात करता हूँ। तो डीमेरिट्स यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल सिस्टम की डीमेरिट्स की बात। तो सबसे पहले डीमेरिट ये थी कि ये जो क्लासिफिकेशन था ये सुपरफिशियल था एंड इट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी नेचुरल रिलेशनशिप between the organisms which are placed together in a single group. Second, it does not show या reflect evolutionary relationship also. तो ये evolutionary relationship भी नहीं शो कर रहा था between the organisms जो एक साथ एक ग्रुप में प्लेस किए गए थे। उसके अलावा अनरिलेटेड एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया था एक सेम ग्रुप में। उसके अलावा रिलेटेड एनिमल्स को अदर ग्रुप्स में रख दिया गया था। Related animals are grouped in different, या ऐसे लिखिएगा, different related animals are classified in different groups on basis of their food habit and habitat। तो ये कुछ डिमेरिट्स थे। अब इसके बाद आया हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सेकंड नंबर पे जो आया था क्लासिफिकेशन वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को देने का जो क्रेडिट है वो जाता है बेंथम एंड हुकर को। बेंथम एंड हुकर ने इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। ये थोड़ा सा एडवांटेजियस था, किससे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। और यहाँ पे जो बेसिस लिया गया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया था, 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया था। यहाँ पे सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया था, तब क्लासिफाई किया। तो यहाँ पे सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया था। तो यहाँ पे इसकी मेरिट्स क्या थी, यहाँ पे इसकी मेरिट्स क्या थी या एडवांटेजेस क्या थी आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहला तो ये था कि यहाँ पे हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग नहीं की गई थी जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम में की गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दे अवॉइड हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा, यहां पे जिनको क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को,
वो इवोल्यूशनरी और नेचुरल रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो यहां पे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ प्लेस किए गए थे, दे आर रिफ्लेक्टिंग नेचुरल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो आपके रिफ्लेक्ट कर रहे थे नेचुरल रिलेशनशिप को और आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया जिसे एरिस्टोटल ने दिया। दूसरे नंबर पे बेंथम एंड हुकर वाला नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को देने का जो क्रेडिट है वो जाता है कैरोलस लिनियस को। तो अब हम लोग बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को कैरोलस लिनियस ने दिया था। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो कैरोलस लिनियस साहब थे उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहने के पीछे क्या रीज़न है? तो इन्होंने क्या किया था 1753 में एक बुक पब्लिश की थी जिस बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। और उस स्पीशीज प्लांटेरम नाम की किताब में इन्होंने लगभग 5900 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को नॉमनक्लेट किया था और क्लासिफाई किया था। और उसके लगभग 5 साल बाद मतलब 1758 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुराe। तो ये जो सिस्टमा नेचुराe था इसमें इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था और कितने 4200 एनिमल्स को नॉमनक्लेट भी किया था और उनको क्लासिफाई भी किया था। तो पहली किताब 1753 में स्पीशीज प्लांटेरम जिसमें 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को क्लासिफाई और नॉमनक्लेट किया गया। 1758 में सिस्टमा नेचुराe जिसमें 4200 एनिमल्स को नॉमनक्लेट एंड क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पे जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, इसमें इन्होंने क्या किया? तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक किंगडम तो बनाया जिसे कहा गया किंगडम प्लांटी, एक को कहा गया किंगडम प्लांटी और दूसरे वाले किंगडम में उसे कह दिया गया किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम प्लांटी के नीचे ऑब्वियस सी बात है, आपको नाम से पता चल रहा होगा सारे प्लांट्स क्लासिफाई किए जाएंगे। लेकिन इन्होंने प्लांट्स के साथ साथ जो हमारे मोनेरल्स थे मतलब प्रोकैरियोट्स थे उनको भी क्लासिफाई किया और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई उनको भी इसके नीचे क्लासिफाई कर दिया, जो कि बहुत गलत था। तो यहां पे सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स इस किंगडम के नीचे क्लासिफाई किए गए थे। उसके अलावा सारे के सारे प्रोकैरियोट्स मींस मोनेरेंस बैक्टीरियाज उनको क्लासिफाई कर दिया और सारे नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई इनको भी यहां पे क्लासिफाई कर दिया गया था। किंगडम प्लांटी में इन्होंने क्या किया? सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स चलो ठीक था, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोट्स, ये होते हैं यूकैरियोट्स और जितने बैक्टीरियाज थे वो सबके सब थे प्रोकैरियोट्स। तो एक बात बताइए, एक क्लास के अंदर या एक किंगडम के अंदर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? ये तो सरासर गलत था। यूकैरियोट्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है उनकी सेल। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है इनकी सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना कोई सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन डिफरेंट टाइप की सेल या सेल कॉम्प्लेक्सिटी अलग होने के बावजूद भी इनको एक साथ क्लासिफाई कर दिया गया, जो कि सरासर गलत था।
दूसरा, चलो ये तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात है। दूसरी यहाँ पे डिमेरिट ये थी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कुछ ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। तो प्लांट्स में तो कुछ प्लांट्स को छोड़ के, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उन्हें छोड़ के सारे के सारे प्लांट फोटोसिंथेटिक हैं। मतलब वो सब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं अपने ओन फूड को। दे विल प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट यहां पे अगर बात करें, जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें बहुत सारे पैरासाइट्स थे, बहुत सारे सेप्रोफाइट्स थे, बहुत सारे उनमें से कुछ थे जो फोटोसिंथेटिक थे। उनकी बात आगे की जाएगी कौन फोटोसिंथेटिक होता है। और दूसरी बात, यहां पे फंजाई जो सेप्रोफाइट्स हैं उनको भी इन फोटोट्रॉप्स के साथ रख दिया गया। तो ये कुछ डिमेरिट्स थी जो इन्होंने गलती की कैरोलस लिनियस साहब ने। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रख दिया, एनिमल्स को रख दिया जिन्हें हम लोग मेटाजोन भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग मेटाजोन भी कहते हैं। और उसके अलावा जो कुछ प्रोटिस्ट थे, मतलब प्रोटोजोन्स थे, उनको यहां पे रख दिया गया था अंडर द किंगडम एनिमेलिया। प्रोटोजोन्स को इसके अंदर रख दिया। तो यहां पे ये भी गलत था। ये गलत इसलिए था क्योंकि देखिए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब उनके पास एक से ज़्यादा सेल है, और जो हमारे प्रोटिस्ट हैं मतलब जो प्रोटोजोन्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। बेशक वो यूकैरियोट्स हों लेकिन वो सब के सब यूनिसेलुलर हैं, लेकिन उनको भी एक साथ क्लासिफाई कर दिया इन्होंने। तो ये एक गलत क्लासिफिकेशन था। तो इसके बाद हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। यहाँ पे हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी कमियां निकली। तो उसके बाद जो हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया उसमें क्या किया गया, तो देखिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोटिस्ट को अलग कर दिया गया, प्रोटिस्ट को अलग कर दिया गया। और इस क्लासिफिकेशन को अर्नस्ट हेकल ने दिया था, इस क्लासिफिकेशन को अर्नस्ट हेकल ने दिया था। और यहां पे इन्होंने तीन किंगडम बनाए। तीनों किंगडम में सबसे पहला किंगडम था हमारा जो इन्होंने नया डिस्कवर किया था या जिसको अलग क्लासिफाई किया था, जिसे कह दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। मतलब यहाँ पे जो हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको अलग कर दिया गया। और दूसरा किंगडम प्लांटी पहले से था ही, किंगडम प्लांटी पहले से था ही। और किंगडम एनिमेलिया। अब इसमें डिमेरिट क्या थी, चलिए मानते हैं कि किंगडम एनिमेलिया से जिन प्रोटिस्ट को या प्रोटोजोन्स को अलग करके एक अलग किंगडम बना दिया गया, लेकिन अभी भी जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं और जो फंजाई हैं वो अभी भी इसके नीचे प्लेस्ड हैं इनसाइड द किंगडम प्लांटी, जो कि गलत है। उनको भी अलग क्लासिफाई करना चाहिए। तो इसके बाद हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को देने का क्रेडिट जाता है कोपलैंड को। उन्होंने क्या किया, यहां से जो किंगडम प्लांटी के नीचे जो बैक्टीरियाज थे उन सारे बैक्टीरियाज को अलग कर दिया गया और एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। तो यहां पे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को देने का क्रेडिट किसे जाता है, कोपलैंड को। कोपलैंड साहब ने क्या किया, मोनेरा को अलग कर दिया। तो यहां पे चार किंगडम में किंगडम नहीं लिख रहा हूं, केवल उनके नाम लिख दे रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहला किंगडम बना दिया इन्होंने मोनेरा। दूसरा, पहले से तीन किंगडम थे ये हमारे, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, और एनिमेलिया। लेकिन अभी भी एक थोड़ी सी कमी रह गई थी। वो कमी क्या रह गई थी कि अभी भी नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई प्लांटी के अंदर रखे हुए थे, जो कि दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अब उनको भी अलग करना था और उनके लिए अलग अलग किंगडम बनाना था। तो इस काम को किया आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर ने फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो अब तक का मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है।
और उसमें उन्होंने 5 किंगडम दिए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई जिसे माइकोटा भी कहा जाता है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम आरएच विटेकर ने दिए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आरएच विटेकर ने दिया और उसको देने के लिए इन्होंने बेसिस क्या कंसिडर किए। तो सबसे फाइनल हमारा, हालांकि 5 किंगडम नहीं, इसके बाद हमारे काल्वीज और आए थे, उन्होंने 1990 में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया था, वो भी देख लेंगे अभी क्या होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया किसने? आरएच विटेकर ने। अब यहां पे उन्होंने बेसिस क्या कंसीडर किए? तो सबसे पहला तो जो सबसे पहला बेसिस था जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कंसीडर किया गया था, वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। मतलब कि वो सेल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। दूसरा, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मतलब कि वो ऑटोट्रॉप्स हैं या हेटेरोट्रॉप्स हैं। उसके बाद तीसरा बेसिस था उनकी सेलुलरिटी, मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल या सेल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। और सबसे लास्ट उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या नहीं है? उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये 4 बेसिस थे जिन्हें कंसिडर किया था आरएच विटेकर ने फॉर हिज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम या फ्लो चार्ट समझ लीजिए, इसके थ्रू एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां सबसे नीचे मैं एक लाइन खींच रहा हूं। इस लाइन के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब क्या है? प्रोकैरियोट। सबके सब प्रोकैरियोट्स। इस लाइन से ऊपर सारे यूकैरियोट्स। ध्यान से समझिएगा, इस लाइन के नीचे सब प्रोकैरियोट्स, के ऊपर यूकैरियोट्स। फिर दूसरी लाइन में एक और खींच रहा हूं। इस लाइन के नीचे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और इस लाइन के ऊपर सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर। मतलब इसके नीचे, मतलब ये प्रोकैरियोट है, ये भी यूनिसेलुलर है। इस लाइन के नीचे ये यूकैरियोट्स हैं, ये भी यूनिसेलुलर हैं। और इस लाइन के ऊपर ये जितने भी हैं सारे ऑर्गेनिज्म वो यूकैरियोट्स हैं। मतलब लाइन से तो ऊपर ही आ रहा है वो, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अब एक लाइन और इधर खींच रहा हूं। इस लाइन के इधर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स, और जो लाइन के इस तरफ है वो सब के सब हेटेरोट्रॉप्स। फिर हेटेरोट्रॉप्स में भी भाई 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं, 2 क्या 3 होते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, सैप्रोफिटिक अलग होता है और पैरासिटिक अलग होता है। तो यहां पे मैं एक काम कर रहा हूं, इधर सारे के सारे कौन है? इधर सारे के सारे सैप्रोफाइट या सैप्रोट्रॉप्स, और इधर सब होलोजोइक। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, वो सब कौन है? मोनेरल्स। तो सबसे नीचे कौन आएंगे? मोनेरा। तो मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो ये क्या है? यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है। फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन से हो गए? हमारे प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन हो गए? प्रोटिस्टा। फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स
साथ में उनका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, तो वो कौन हो गए हमारे? प्लांटी। फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जिनका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो और हेटरोट्रॉप में भी वो सेप्रोफाइट्स हो, तो वो कौन हो गए? फंजाई। फिर मल्टीसेलर यूकैरियोट्स हेटरोट्रॉप्स विद हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये हो गए हमारे एनिमेलिया। तो यहां पे ये इस तरीके की क्लासिफिकेशन दिया गया था। अब इनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या हुई? जो सबसे पहले इस अर्थ पे आए वो थे मोनेरा। मोनेरा सबसे पहले डेवलप हुए इस अर्थ पे, उनसे थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोटिस्टा बने जो इनसे ही डेवलप हुए आफ्टर सम टाइम। फिर प्रोटिस्टा से कुछ प्लांट्स बन गए, क्योंकि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर आपको तीनों तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। मतलब जो क्रेसोफाइट हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं और उसके अलावा यूग्लेनॉइड्स हैं, वो तीनों के तीनों फोटोसिंथेटिक हैं। और स्लाइम मोल्ड्स हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं जो फंजाई जैसा बिहेवियर शो करते हैं। और सारे के सारे जो प्रोटोजोअन्स हैं वो सब एनिमल जैसा बिहेवियर करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोटिस्टा से हमारे ये तीन आगे चल के डेवलप हुए। तो इसमें सारी चीजें कंसीडर कर दी गई, तो ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया गया। हालांकि इस किंगडम में भी कुछ डिमेरिट्स थी। वो डिमेरिट्स क्या थी? वो ये कि जो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर एक तरीके से आप ये समझिए कि कई तरीके की लाइफ फॉर्म्स को एक साथ, मतलब जो कहीं पे फिट नहीं हो पाया उसको प्रोटिस्ट के अंदर डाल दिया, जैसे यूग्लेनॉइड्स थे। अब यूग्लेनॉइड्स के पास अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। सनलाइट नहीं है तो वो एनिमल लाइक बिहेवियर शो करते हैं। तो ऐसा जो ऑर्गेनिज्म जो दोनों तरीके के ऑटोट्रॉपिक प्लस हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता हो, तो उसे तो हम लोग मिक्सोट्रॉप कहेंगे, लेकिन उन्होंने उसको प्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफाई कर दिया। उसके अलावा वायरसेस को यहां पे कोई जगह नहीं दी गई थी। तो ये जो प्रोटिस्ट थे इनके अंदर थोड़ी सी मतलब अलग अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म या हेटेरोजेनस ग्रुपिंग कर दी गई थी, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ दिस किंगडम। तो ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो RS विटेकर ने दिया था। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे फाइनली 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसको देने का जो क्रेडिट है वो जाता है कार्ल वीज को। कार्ल वीज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1990 में। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिए, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इस 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में इन्होंने 3 डोमेन बांटे। सबसे पहला था आर्किया, दूसरा था बैक्टीरिया, तीसरा था आपका यूकैरिया। यूकैरिया के नीचे सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मतलब बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो किंगडम मोनेरा था, उस किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में, सब पार्ट में डिवाइड कर दिया और उन दोनों को अलग अलग किंगडम का नाम दे दिया। एक तो आर्किया था, आर्किया के अंदर मतलब सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव हैं, आर्की बैक्टीरिया। और दूसरी तरफ इन्होंने दिए थे यू बैक्टीरिया, जिसके अंदर सारे ट्रू बैक्टीरिया थे। तो इन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया, किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया। एक को कह दिया 3 डोमेन ऑफ लाइफ पहले दिए, जिसमें पहला था आर्किया, दूसरा था यू बैक्टीरिया और तीसरा था आपका यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर हमारे सारे यूकैरियोटिक जो किंगडम्स थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, सबको दे दिया गया। तो आर्किया के अंदर और यू बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे था? तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस जो लिया था वो लिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ 16S rRNA। मतलब इनके पास
एक ऐसा आरएनए था, आरआरएनए, जो जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 16 था। जनरली वो अदर बैक्टीरियाज के पास नहीं होता। तो इस बेसिस पे 16S आरएनए के बेसिस पे आर्किया और यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया था। और आर्किया जो होते हैं, इनकी जो मीन्स अगर सेल एनवलप की बात करूं, मतलब सेल वॉल की बात कर लूं, चाहे मैं इनके मेम्ब्रेन की बात कर लूं, उन मेम्ब्रेन में भी बेसिक कुछ डिफरेंस थे जो यू बैक्टीरिया के अंदर नहीं। जैसे यू बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से। इनकी जो मेम्ब्रेन है, किनकी, आर्की बैक्टीरिया की, वो बनी होती है ब्रांच चेन लिपिड से। यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन से बनी होती है। तो इन दोनों के जो सेल एनवलप था उसमें भी डिफरेंस था और इनके आरएनए में भी डिफरेंस था, जिसके बेसिस पे इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को और यू बैक्टीरिया को अलग अलग प्लेस कर दिया। तो ये कार्ल वीस का था। हालांकि जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो अब तक पढ़ा जाता है, वो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। सो दैट्स ऑल। बाकी अब एक एक करके हम लोग किंगडम्स की बात करेंगे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, अलग अलग किंगडम्स और उनके बारे में हम लोग पढ़ते हुए चले जाएंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।